क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2 के अंदर भूगोल अध्याय की हमारी बदलती पृथ्वी, जिसके अंतर्गत कल हमने भूकंप के बारे में, भूकंप के झटके और भूकंप के बचाव की तैयारी से हम कौन कौन से उपाय से हम भूकंप से बच सकते हैं। कुछ मुख्य स्तरीय आकृतियाँ जैसे अपक्षय, दो शब्द है अपक्षय और अपरदन। जैसे अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रकरणों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विपरीत होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने के अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलीय आकृतियों का निर्माण करती है। जैसे नदी के जल के दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड्डे ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर से या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो ये जल प्रपात बनाती है। जैसे ऊपर पहाड़ों से पानी, चट्टानों के ऊपर से जब नीचे पानी गिरता है तो वो जल प्रपात बनाती है। जैसे चित्र में दिखाया गया है, कठोर से जल की शक्ति द्वारा काटा गया मृत्यु से, उस प्रकार से ये होता है। जैसे भारत में, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला का एजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जलप्रपात पाया जाता है। जैसे जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह नदी जब मैदानी क्षेत्र में जब वो प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इतनी बड़े मोड़ों को विसर्ग कहते हैं। इसके बाद विसर्गों की किनारों पर लगातार अपवर्तन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विश्वरूप लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चपड़ा झील भी हम कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों की माँ बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ
काटकर मैदान का निर्माण होता है। नदी के उचित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, पहाड़ का मैदान, तटबंध, विसर्ग और चाप झील आदि का निर्माण हो जाता है। जिस प्रकार से ये चाप झील बन जाती है और विसर्ग जैसे सड़क की आकृति से जैसे चलता है, उस प्रकार से ये आकृतियाँ वहाँ पर बन जाती है। और जिनको वितरिका कहा जाता है और विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढे डेल्टा का निर्माण भी करती है। नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वो अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण करती है। और जैसा आपने देखा होगा, समुद्री तरंग के कार्य जैसे समुद्री मार्ग के अपवर्तन और निक्षेपण तटीय स्थल आकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सेलों से टकराती रहती है, जिससे दरार विकसित होती है, समय के साथ बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेराब कहते हैं। लगातार अपवर्तन छत को ही तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टेक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैली तटों को समुद्री बंधु कहते हैं। समुद्री तरंग के किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री कुलीन का निर्माण करती है। उस प्रकार से आता है हिमनद के कार्य। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाब मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। गुलाब मिट्टी एवं पदार्थों से भूदृश्य का अपरदन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती है। छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलहट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। नीचे हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। वहाँ पर कई प्रकार का बर्फ चलता रहता है। फिर आता है हिमनद के कार्य के बाद में पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टीले के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेत के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। जब कभी हम रेगिस्तान में जब घूमने जाते हैं तो दूर से बहुत ही अधिक टीले दिखाई देते हैं, बालू के स्पून जैसे दिखाई देते हैं। और बच्चे उनके ऊपर चढ़ते हैं तोड़ करके और फिर वापस ऊपर से नीचे दौड़ते हुए आते हैं। रेगिस्तान में पवन अपरदन निक्षेपण का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में आप शतरंज के आकार के सेल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः शतरंज सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की उपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण अथवा शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलाने पर ये अपने
आप रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो वो रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिप्पा कहते हैं। जब बालू कण महीन हल्के होते हैं तो वायु इनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोइस कहते हैं। चीन में विशाल लोइस निषेध पाए जाते हैं।